हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए इस सतत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आज एसएसटी सीटेट का जुलाई एग्ज़ाम 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है तो हमारे जो है तो गांव का प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था में हम पढ़ेंगे गांव का प्रशासन, नगर का प्रशासन। तो आज चर्चा होगी गांव के प्रशासन पर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गांव में प्रशासनिक इकाई क्या है, थाना क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, राजस्व क्या है वहाँ का, वहाँ के आय के स्रोत क्या हैं, पटवारी क्या है, खसरा खतौनी क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं होगी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ग्रामीण से भी और नगरीय से भी, दोनों प्रशासनिक क्षेत्रों से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आपका अपना चैनल है ये, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको परिणाम बिल्कुल जुलाई में दिखेंगे इसके। तो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है गांव का प्रशासन। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीन अपने खेत में मिली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया गया। यहाँ शुरू करते हैं। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से बताता है कि मोहन एक किसान है और रघु, ये दोनों किसान हैं। दोनों के खेत आसपास हैं और खेतों को अलग करने वाली एक पतली सी छोटी सी मेड़ है। तो इस प्रकार मेड़ दो खेतों को अलग करने का कार्य करती है। तो अब आगे पैराग्राफ में देखते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। क्या किया कि रघु थोड़ी सी मेड़ बढ़ा दिया मोहन के खेत की ओर, अपने खेत में मिला लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था, मोहन का कोई एक दोस्त था जो डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोग ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। इस प्रकार खेत की मेड़ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ रघु और मोहन के बीच। रघु एक बड़ा किसान था, मतलब ज़्यादा पावरफुल था, और मोहन एक नॉर्मल छोटा सा किसान था। लेकिन मोहन का एक दोस्त था जो डाकघर में काम करता था। जब लड़ाई हुई तो वहाँ कुछ लोग देख रहे थे। वो गवाह का रूप आगे धारण करेंगे, गवाह बनेंगे। इस प्रकार से उनके प्रोत्साहन पर उसकी हिम्मत हुई तो मोहन भी गया थाने पर। अब आगे देखते हैं क्या चर्चा होती है। थाने के बारे में पढ़ेंगे। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है।
इसका अर्थ आप समझना, कहने का मतलब ये है कि यदि आप जिस क्षेत्र के निवासी हैं तो प्रथम कर्तव्य है आप, यदि घटना वहीं घटित हुई है तो आप उस क्षेत्र के थाने में ही लिखवाएंगे। ऐसा नहीं है कि घटना आपके गांव की है और आप जा रहे हैं जिला थाने में लिखवाने। जो आपका ब्लॉक हो, जो आपका पोस्ट वाली थाना वहाँ है तो वहाँ लिखवाना पड़ेगा। इसलिए जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो होगी वो आपके क्षेत्र के थाने पर ही होगी। उसका कहने का मतलब ये है। फिर एक कोड दिया हुआ है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। तो थाना सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में, और आप अपनी रपट उसी क्षेत्र में लिखवाएंगे जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र के थाने में। अब हम देखते हैं दूसरा कोड। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? तो नज़दीकी थाना, जिस क्षेत्र में आप आते हैं उसी क्षेत्र के थाने में। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन और रघु के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि रघु एक बड़ा किसान था, पैसे वाला था, इसलिए उसको डर लग रहा था। फिर है, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? कुछ का मानना था कि भाई वो पावरफुल आदमी है और तुम कमज़ोर हो इसलिए नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, न्याय न्याय होता है, आप चलिए रिपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं। जिन्होंने देखा था आंखों देखा हाल। अब देखते हैं पुलिस थाने में होने वाला काम। ये हुआ रपट लिखाने तक का काम या रिपोर्ट लिखाने तक का काम। अब देखते हैं उस पर कार्रवाई कैसे होगी। जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो पहले तो थानेदार आनाकानी करता है, उसके बाद जब पूरे गांव के लोग जो आंखों से देखे थे उस घटना को, उनके दबाव में फिर रिपोर्ट लिखता है और बोलता है, विश्वास दिलाता है कि अगले दिन आपकी कार्रवाई करने के लिए आपके गांव में एक पुलिस वाला या हवलदार आएगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में दिया है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? अब देखते हैं राजस्व विभाग। ये अभी हम देख रहे थे पुलिस विभाग या थाने का कार्य। अब देखेंगे आय का साधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का साधन, राजस्व के काम कैसे होते हैं। राजस्व विभाग के काम देखते हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। राजस्व विभाग पटवारी वाला काम इसमें आएगा। खसरा खतौनी, उससे पता चल जाएगा कि आप, नक्शा भी होता है, खसरा खतौनी, नंबर भी होता है, आजकल ऑनलाइन भी निकलता है, आप निकलवाइए तो आपकी लोकेशन और एरिया आपके
खेत का दिखाया जाएगा उसमें कि कितना है। अब देखते हैं, ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। तो इनके आप नाम याद रखेंगे कि ये सब क्या हैं, पटवारी के ही नाम हैं। पटवारी, कहीं लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानून को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति ज़मीन का लेखा जोखा रखता है तो इस बुक में NCERT में उसको पटवारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में बताया गया है। पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिया गया है नक्शा, उसमें देखेंगे। उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्ट्रार के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे आता है। ये जरीब जो लोहे की एक लंबी जंजीर होती है, इसका खेत नापने के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन आता है। मोहन और, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। नपती के बाद यह पता चल जाएगा कि कितनी मेड़ खिसकाई गई है, यदि नक्शे से मेल नहीं खा रहा है तो। इसलिए पटवारी वो पकड़ लेगा कि कितनी मेड़ खिसकाई गई है, सीमा बदली गई है अथवा नहीं। और ये डायग्राम दिया गया है तीनों का। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। पटवारी का कार्य है, आजकल कई बीमा योजनाएं चल रही हैं। पटवारी खरीफ की जो फसल होती है और रबी की फसल, उनमें किसान के साथ उसके खेत की फ़ोटो खींचता है, उसको अपलोड करता है और उच्च अधिकारियों को प्रेषित करता है, भेजता है। तो ये पटवारी का कार्य है। कर इकट्ठा करना, उगने वाली फसलों की जानकारी देना और रिकॉर्डों के आधार रिकॉर्ड रखना, उसका समय समय पर दुरुस्त करना, ये कागज सब ये पटवारी के कार्य हैं। तो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, पर आप जरीब को ज़रूर याद रखिएगा, जो खेत नापने की एक कड़ी है, लोहे की जंजीर, जिसे जरीब कहते हैं। अब कोड को देखते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। इसमें एक खसरा दिया गया है, नकल उसकी कॉपी यहाँ कॉपी पेस्ट की गई है। देखते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। यह रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। खसरा नंबर 5 है। क्षेत्र है हेक्टेयर में, ज़मीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम, पता, यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई ज़मीन, फसल क्षेत्र, अन्य फसलें, प्रति ज़मीन सुविधाएं। इसमें पूरा रकबा दिया गया है आपका डिटेल। हेक्टेयर में ज़मीन है तो 0.75। फिर है मोहन बल्द राजा राम, गांव अमरापुरा, ज़मीन का मालिक मोहन बल्द मतलब राजा राम पिता हैं उनके। बटाई पर नहीं दी गई है, सोयाबीन की फसल बोई गई है, रकबा वही है क्षेत्र 0.75 हेक्टेयर में। उसके बाद है 3 हेक्टेयर रघुराम बल्द, रघु की ज़मीन का डिटेल है, वो बड़ा किसान है चूँकि, इसलिए उसके पास 3 हेक्टेयर है। बटाई पर उसकी भी नहीं दी गई है।
उसने गेहूं बो रखा है और 2.75 हेक्टेयर क्षेत्र है। अन्य फसलें 1.75 में उन्हें अन्य फसलें बोई हैं और प्रति ज़मीन 0.25 हेक्टेयर उसने छोड़ रखी है और उसने कुआं भी करवा रखा है चालू हालत में सुविधाओं के रूप में। फिर है 6 हेक्टेयर मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान, सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है। कुआं प्लस चालू चारागाह के लिए। अब देखते हैं, ये एक कॉपी थी तो इससे डायरेक्ट ये कॉपी भी दे सकता है और पूछता है, इसलिए आप याद रखेंगे। जैसे टिकट का एक सवाल आता है, टिकट डायरेक्ट रेलवे की टिकट अपलोड कर देता है सीटेट। मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? तो ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन चिन्हों का मतलब बताया गया है। कुआं को एक गोलकार, बीच में डॉट, सीमा को सीधी रेखा, चारागाह को घास के हिसाब से दिखाया गया है, पक्की सड़क को साइड की लाइनें जो हैं बड़ी और बीच की डॉट डॉट लाइनों से, कच्ची सड़क को बीच की एक लंबी रेखा से, पेड़ को पेड़ से दर्शाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं उसका खेत उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, इसलिए उत्तर दिशा का पैमाना भी दिया गया है। अब हम देखते हैं कोट 1। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई परिस्थितियों को पढ़िए और उनके मामलों को पहचानिए जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये किसके नाम की ज़मीन है, वाकई में इसी किसान की है या नहीं है। ये फर्जी कर रहा है, पैसे भी ले ले और दूसरे की ज़मीन बेच दे। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, पता चले कि खेत किसी और का है, फसल किसी और ने बेच दी, इसलिए ज़रूरी है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। बैंक तभी कर्ज देगा जब उसके नाम की ज़मीन होगी, पट्टा होगा उसके नाम का, इसलिए ज़रूरी है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। किसान क्रेडिट कार्ड तभी बनेगा जब उसके पास ज़मीन होगी पट्टे की, उसकी खुद की। और अगला है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे या बेटियों में बांटना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि उसके नाम होगी ज़मीन तभी तो वो उसका बंटवारा करेगा, यदि नहीं होगी तो दूसरे की ज़मीन का बंटवारा कैसे करेगा, पकड़ा जाएगा। फिर देखते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। ये सारे कार्य जो अभी तक बताए गए सब राजस्व विभाग में होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्व विभाग ग्राम का। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। तो तहसील तो सब जानते हैं, लेकिन तालुका का नाम भी आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। पटवारी के ऊपर जो होता है तहसीलदार, जो पीएससी राज्य स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं हर राज्य के पीएससी, उसके थ्रू इसका चयन होता है
तो राजस्व अधिकारी जो होता है, ये मुख्य होता है उसका पटवारी, इसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए वो निरीक्षण करता रहता है कि सही चल रहा है काम धाम कि नहीं चल रहा। अब देखते हैं एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। डायरेक्ट पूछा जाता है हिंदू अधिनियम किस सन में बना, तो 2005 में बना। अब आगे देखते हैं, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उसकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। तो हिंदू अधिनियम जो है किसके लिए आया, तो पहले जो था पितृसत्तात्मक सत्ता, जो आज भी है हालांकि, लेकिन ज़मीन में हिस्सा पहले स्त्री महिलाओं के लिए नहीं था, केवल पुरुषों के लिए था। तो इस अधिनियम के तहत 2005 के तहत बेटों के साथ साथ बेटी और माँ को भी ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। इस कानून से तात्पर्य यह है। अब देखते हैं इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती के काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि वह ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से जोड़ा गया है। अधिनियम 2005 है जो ये हिंदू अधिनियम 2005, इसको एक उदाहरण के माध्यम से जोड़ा गया है। तो वही उदाहरण दिखाया गया है। इस कोड को भी देख लेते हैं, ये डायग्राम भी दिखाया गया है आपको। ये कोड दिया गया है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये कुठाराघात है समाज पर। तो इसके माध्यम से दर्शाया गया है। इस कविता के माध्यम से वो लड़की बोलती है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए रेशम और सोना, मुझे अधिकार चाहिए बेटे के बराबर का। अब देखते हैं आगे, अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण के रूप में। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। जैसे जो पुलिस के कार्य हैं उनको अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी, और पटवारी का जो होता है वो तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी,
बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि, ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं या सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रत्येक गांव को दी जाती हैं। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए, अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए, इस कार्यप्रणाली को कैसे सुधार किया जा सके। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है, तो आप इनके नाम याद रखेंगे। सार्वजनिक सेवाएं, तो ये नॉर्मल हर गांव में मिल जाएंगे आपको। अब हम देखते हैं अगला, ये दिया गया है राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, दूध उत्पादन समिति। राशन की दुकान 1 रुपये किलो गेहूँ और 2 रुपये किलो चावल, अन्य सामग्री भी दी जाती है। आंगनवाड़ी रहती है, पोषण आहार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के हैं उनके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। बाल्यकाल का देख रेख रखा जाता है, उनके बाल्यावस्था की देख रेख। राशन कार्ड वगैरह बनाना, BPL कार्ड, APL कार्ड, तो ये सारी सुविधाएं उचित मूल्य की दुकान या कंट्रोल, कभी कभी कहीं कहीं कंट्रोल भी बोलते हैं उसको, उचित मूल्य की दुकान भी बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा गांव को प्रोवाइड कराई जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से हम इस पाठ के माध्यम से एक गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, जिसमें एक गांव में 2 व्यक्ति का झगड़ा होता है, तो उसमें प्रशासनिक कार्य हम देखते हैं। उसके बाद हम आय के साधन जो राजस्व के काम हैं, तो राजस्व के काम देखते हैं। उसके बाद हम एक हिंदू अधिनियम 2005, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें अच्छे से देखी, इनमें से क्वेश्चन एक आध आता है और विशेष रूप से पेडागॉजी से जोड़ कर आएगा। क्वेश्चन जो भी यहाँ से आएगा वो CDP से जोड़ कर आएगा, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दें और अपना फीडबैक दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करें, अवगत कराएं, उसका हल या निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।